रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आमतौर पर एक लड़की को क्या चाहिए? अगर उसकी शादी किसी लड़के के साथ में हो तो वो लड़की चाहती है कि उसका जो पति है वो देखने में खूबसूरत हो, हैंडसम हो। साथ के साथ उस लड़की की ये ख्वाहिश हो सकती है कि उसका जो पति है कभी उससे मारे तोड़े नहीं, उसको बेहद प्यार करे। एक लड़की ये भी सोच सकती है कि उसका ससुराल वाले जो हों वो भी बहुत अच्छे हों, परिवार हो वो भी बहुत अच्छा हो। दूसरी और चीज़ जो लड़की सोच सकती है वो ये भी सोच सकती है कि उसके ससुराल में पैसा हो, ताकि अगर किसी चीज़ पर वो लड़की हाथ रख दे तो कभी उसे इनकार का सामना ना करना पड़े। और आज की जो कहानी दोस्तों मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी के अंदर एक लड़की है और इस लड़की के पास में ये सब कुछ है। एक अच्छा पति है, ससुराल वाले भी अच्छे हैं, पति प्यार भी करता है, नाम भी है, रुतबा भी है, पैसा भी है, लंबी चौड़ी गाड़ियाँ भी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये लड़की जो करती है, यकीन मानिए दोस्तों, जब आप लोग इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप लोगों के मन में एक अजीब तरीके की दहशत आ जाएगी। और इस कहानी को मैं आप लोगों को सुनाऊंगा और अंत में इस कहानी के अंदर जितने भी दोषी हो सकते हैं लड़की के अलावा भी, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आजकल के इस ज़माने में हमारे समाज के अंदर बहुत सारे लोग इस तरीके की गलती कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब लोग मिलकर इस गलती को सुधार भी सकते हैं। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे और क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज़ का जो सिलसिला है वो ऐसे ही लगातार आगे बढ़ता रहे। दोस्तों, बात करूँ अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान से। और राजस्थान के अंदर एक थाना लगता है, ज़िला लगता है श्री गंगनगर। और इसी श्री गंगनगर के अंदर एक थाना लगता है रावल भंडी खां थाना। और इसी थाने के अंदर एक गांव आता है वन किलम गांव, जो कि पाकिस्तान से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर है, पाकिस्तान बॉर्डर से। और इसी गांव के अंदर एक व्यक्ति रहा करते हैं जिनका नाम है रामलख। रामलख जो कि काफ़ी ज़्यादा धनी व्यक्ति हैं, पैसा है, नाम है, रुतबा है, सब कुछ है। लेकिन रामलख की शादी को कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती कहें या फिर कुछ और, कि रामलख को एक भी औलाद नहीं है। इसके लिए रामलख ने अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखाया, अच्छे अच्छे जगहों पर विजिट किया, बात की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। झाड़ फूक हुई, पूजा पाठ हुई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शायद रामलख की किस्मत में औलाद ही नहीं थी। लिहाजा उसके बाद में जब ये काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, चूँकि परिवार था काफ़ी ज़्यादा संपन्न परिवार था, पैसे वाला परिवार था, तो रामलख के जो भाई होते हैं वो कहते हैं कि मेरे 3-4 बेटे हैं, आप ऐसा करिए कि जो मेरा छोटा वाला बेटा है जिसका नाम आशीष है, उसको आप लिखा पढ़त में गोद ले लीजिए। अब भाई जब ये बात सुनता है तो उसे भाई की बात पसंद आती है। वो कहता है कि चलो ठीक है, कम से कम बुढ़ापे का एक सहारा होगा, घर में एक हंसने खेलने वाला बच्चा होगा। बाहर काम कर कर थक जाते हैं, एक बच्चा अगर घर में खेलने वाला हो तो सारी थकान भी उतर जाए। एक बाप अगर पैसा कमाता है तो अपनी औलाद के लिए कमाता है, अपनी पत्नी के लिए कमाता है। इसीलिए जो आशीष होते हैं, जो भतीजा होता है रामलख का, ये आशीष को लिखा पढ़त में गोद ले लेते हैं। गोद लेने के बाद में आशीष अब रामलख के साथ रहने लग जाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। अच्छा, आशीष भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा चंचल और स्वभाव का बहुत अच्छा लड़का था। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, पढ़ाई लिखाई शुरू होती है। आशीष 10th में पहुंच जाता है, 10th में भी अच्छे नंबर से पास होता है, 12th में भी अच्छे मार्क्स लेके आता है, उसके बाद ग्रेजुएशन में भी अच्छे मार्क्स लेके आता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है और आशीष के नेचर की, आशीष के स्वभाव की, आशीष की शक्ल सूरत की हर कोई तारीफ़ किया करता था कि आशीष बहुत अच्छा लड़का है। लिहाजा उसके बाद में जब आशीष अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है, उम्र इसकी लगभग 27 साल के आसपास हो जाती है, तो आशीष का घर बैठे बैठे मन भी नहीं लगता है। इसलिए ये एक प्राइवेट स्कूल में एज ए टीचर के तौर पर नौकरी करने लग जाता है कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम पास होगा। वैसे परिवार में पैसों की ऐसी कोई किल्लत नहीं थी। लिहाजा जब आशीष की उम्र लगभग 27 साल के आसपास हो जाती है, तो आशीष के जो पिता थे जिन्होंने गोद लिया था रामलख, और बाकी के परिवार के जो सदस्य होते हैं, सोचते हैं कि चलो ठीक है, नाम है, रुतबा है, पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, आशीष पढ़ लिख कर भी अपनी जॉब पर भी पहुंच गया है, अब बेहतर यही होगा कि हमें आशीष की शादी कर देनी चाहिए। लिहाजा 27 साल की उम्र में आशीष के लिए अब लड़की देखना शुरू की जाती है। अब जब आशीष के लिए लड़की देखना शुरू की जाती है तो बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो आशीष के लिए आते हैं, लेकिन कहीं पर ऐसा होता है कि आशीष के घर परिवार वाले लड़की को पसंद कर लेते हैं, लेकिन जो लड़की का परिवार होता है वो पसंद नहीं आता है। कई बार ऐसा होता है कि लड़की पसंद नहीं आती।
और ऐसा करते करते तकरीबन कई महीनों का समय गुजर जाता है। जब किसी अच्छे और सही परिवार की लड़की मिलती नहीं है तो यहाँ पर जो रामलक की पत्नी होती है वो सोचती है कि आशीष को हमने गोद लिया है और क्यों ना मैं अपने ही साइड की कोई लड़की आशीष को करा दूं, क्योंकि मेरे साइड में जितनी भी लड़कियां हैं इस खानदान में पहले भी ब्याह कराई हैं, सब अच्छी हैं, सबका स्वभाव अच्छा है। तो अपने घर की लड़की आएगी, आशीष को अच्छे से समझेगी, आशीष भी उसको समझेगा, परिवार का परिवार बना रहेगा। लिहाजा उसके बाद में ये जो रामलक की पत्नी थी ये अपने पति रामलक से कहती हैं कि ऐसा ऐसा कर लेते हैं। रामलक कहते हैं कि देखो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लड़की अच्छी होनी चाहिए। तो वो बताती हैं कि हाँ एक लड़की है जिसका नाम अंजलि है। 2-3 महीने पहले की बात है कि उसके पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, लेकिन परिवार गरीब है, इतना ज़्यादा संपन्न परिवार नहीं है, परिवार में ज़्यादा पैसे नहीं है, शादी की जो जिम्मेदारी है वो चाचा ताऊ ने ले रखी है, वो शादी करेंगे। लिहाजा रामलक कहते हैं कि मुझे इन सारी चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं है, जहाँ रही पैसे की बात तो पैसे तो हमारे घर में भी हैं, लड़की अच्छी होनी चाहिए, हमारे आशीष का ख्याल रखे, इस तरीके की लड़की होनी चाहिए। लिहाजा जो आशीष की माँ होती है जिन्होंने गोद लिया था वो भी आशीष से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वो कहती हैं कि लड़की बिल्कुल ऐसी है जैसा हमारा आशीष है। उसके बाद में शादी की बात चलाई जाती है। अंजलि के जो परिवार वाले होते हैं जब ये रिश्ता पाते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, गदगद हो जाते हैं कि इस तरीके से उनको रिश्ता मिल गया। लिहाजा उसके बाद में जो शादी की डेट वगैरह होती है सारी चीज़ें फिक्स हो जाती है और उसके बाद में 30 अक्टूबर साल 2025 को आशीष और अंजलि इन दोनों की शादी कर दी जाती है। अब अंजलि की शादी आशीष से हो चुकी थी। लोग अंजलि से यही कहा करते थे कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, इतने बड़े परिवार में जा रही हो, इतना परिवार संपन्न है, आशीष भी बहुत अच्छा है। लिहाजा अंजलि भी खुश थी। अंजलि इस परिवार में आकर घुल मिल जाती है, क्योंकि पहले भी इस घर में कभी वो आई थी, रिश्तेदारी का मामला था, इसलिए धीरे धीरे समय जो होता है वो ऐसे ही गुजरने लगता है। अक्टूबर में शादी हुई थी, नवंबर गुजर जाता है, दिसंबर गुजर जाता है, जनवरी साल 2026 का महीना आ जाता है और ऑलमोस्ट जनवरी साल 2026 का जो महीना था ये भी गुजरने ही वाला था। लेकिन इसी बीच में एक तारीख आती है 30 जनवरी साल 2026। दोस्तों ये जो परिवार था, इस परिवार का ये रूटीन था कि शाम को खाना खाने के बाद में ये जो पूरा परिवार था एक साथ बाहर टहलने के लिए जाता था। ऐसे ही 30 जनवरी साल 2026 को ये परिवार शाम का खाना खाकर टहलने के लिए निकला हुआ था। लिहाजा अंजलि और आशीष दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हुए जा रहे थे। फैसला ये होता है कि नई नई शादी हुई है, थोड़ा प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं, अपना इस साइड में टहलने के लिए चलते हैं, बाकी के परिवार वाले इस साइड टहलने के लिए चले जाएंगे। ऐसा ही होता है। आशीष अपने फैमिली वालों से कहता है कि आज हम लोग इधर साइड को टहलने के लिए जा रहे हैं, आप इधर को जाइए, थोड़ी बहुत दूर तक जाएंगे, फिर आ जाएंगे, वापस घर पहुँचेंगे। लिहाजा परिवार वाले कहते हैं कि चलो ठीक है, प्राइवेसी चाहिए, क्या पता पति पत्नी क्या बात करें। लिहाजा उसके बाद में आशीष और अंजलि जो होते हैं ये दूसरी साइड को निकल जाते हैं, चलते चले जाते हैं, बातचीत होती चली जाती है। रात के अंधेरे में ये एक सुनसान सड़क पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये उधर से लौटने वाले होते हैं, इसी बीच में 4 लोग वहां पर आते हैं और 4 लोग इन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं। पहले आशीष के सर पर रॉड से वार करते हैं, अंजलि को भी मारते हैं। आशीष लड़ने की कोशिश करता है, अपना बचाव करने की कोशिश करता है। उसके बाद में वो 4 थे, आशीष अकेला था। लिहाजा आशीष उन पर काबू पा नहीं पाता है। वो लोग आशीष के ऊपर बहुत आसानी से काबू पा लेते हैं और उसके बाद में अंजलि की भी मार पिटाई करते हैं। उसके कानों में, उसके हाथों में जो कुछ गोल्ड की जो ज्वेलरी थी, चाहे गले की चैन हो, कानों में झुमके हो, अंगूठी हो, ये सारा सामान छीन कर वो लोग वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं और आशीष और अंजलि को ज़ख्मी हालत में वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं। इधर जो वक्त था वो धीरे धीरे गुजर रहा था। बाकी के जो घर वाले थे ये शाम को टहल कर अपने घर आ चुके थे। अब सारे लोग इंतज़ार करते हैं कि आशीष और अंजलि भी आ जाए, उसके बाद गेट वगैरह बंद किया जाए, लॉक किया जाए, उसके बाद सोया जाए। लेकिन काफ़ी देर गुजर जाती है, ना अंजलि लौट के आती है, ना आशीष लौट के आता है। अब उसके बाद ये लोग अंजलि और आशीष का फ़ोन नंबर ट्राई करते हैं। अब फ़ोन नंबर ट्राई करते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब उसके बाद ये फैसला होता है कि चलो अंजलि और आशीष को ढूंढ के आते हैं, कहाँ निकल गए। रात के तकरीबन 12 बजने को हैं और आशीष अंजलि को अब तक लौट आना चाहिए था। बाकी के जो भाई लोग थे, बाकी के चाचा ताऊ जो थे, वो सारे लोग आशीष और अंजलि को ढूंढने के लिए निकलते हैं। ढूंढते 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 तकरीबन 1 से सवा घंटा और गुजर जाता है, यानी रात का 1 बज चुका था। और रात के 1 बजे के आसपास आखिरकार ये उस स्पॉट पर पहुंच जाते हैं जहां पर अंजलि और आशीष बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। जब इस तरीके से बेहोशी के आलम में देखते हैं, चोटों के निशान देखते हैं, परिवार घबरा जाता है। तुरंत घर से गाड़ी मंगाई जाती है। गाड़ी मंगाने के बाद में ये पूरा परिवार आशीष और अंजलि को लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है। लेकिन हॉस्पिटल में जब ट्रीटमेंट स्टार्ट वगैरह किया जाता है तो जो अंजलि होती है ये तो महज बेहोशी पाई जाती है।
लेकिन जो आशीष होता है उसकी जान जा चुकी थी। अब घर का इकलौता चिराग है, वो भी उस परिवार ने गोद लिया था। आप ज़रा सोचिए कि उस परिवार पे क्या बीती होगी। जो रामलक होते हैं वो तो चीख पड़ते हैं कि ये क्या हो गया। उसके बाद इस बात की सूचना तुरंत पुलिस को दे दी जाती है। पुलिस भी आती है, दौड़ी दौड़ी भागी भागी, बड़े घर का मामला। लिहाजा आने के बाद में पुलिस इस पूरे मामले की पूछताछ करती है। परिवार वाले अपने बयान दर्ज कराते हैं। उसके बाद में अंजलि से पूछताछ होनी थी, लेकिन अंजलि अभी भी बेहोश थी। थोड़ी देर के बाद में अंजलि को होश तो आता है, लेकिन जैसे ही वो अपने पति की मौत की खबर पाती है, अंजलि फिर बेहोश हो जाती है। अब इधर पुलिस वाले अंजलि के होश में आने का इंतजार करते हैं, उधर पुलिस वाले इस पूरे इलाके के अंदर छानबीन शुरू करते हैं कि चलो ठीक है, अंजलि होश में आएगी, उससे पूछताछ करेंगे, लेकिन कत्ल का मामला है तो डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहिए। इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इधर पुलिस वाले जितने भी ऐसे गिरोह थे जो लूटपाट किया करते थे, उन सारे गिरोह तक पहुंचते हैं, उन सबसे पूछताछ करते हैं, लेकिन कहीं पर कुछ नहीं मिलता है। कुछ ऐसे हिस्ट्री शीटर, कुछ ऐसे बदमाश टाइप के जो लोग होते हैं, उनसे भी पूछताछ करते हैं, क्योंकि पुलिस के रिकॉर्ड डेटे में सारी चीज़ें रहती हैं कि कौन किस तरीके के क्राइम में कभी जेल आया, तो उसका डाटा तो ऑलरेडी पुलिस के पास मौजूद होता है। तो सबसे पहले ऐसे ही लोगों को उठाया जाता है। अब सारे ही लोगों से बारी बारी से पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन दोस्तों पुलिस को कुछ नहीं मिल रहा है। पुलिस वाले ये भी चेक करते हैं कहीं पर कोई सीसीटीवी कैमरा मिल जाए। इत्तेफाक से ऐसा भी कुछ नहीं मिलता है। अब दिन लगातार गुजर रहे थे, पुलिस के ऊपर प्रेशर भी पड़ रहा था। इधर जब अंजलि होश में आती है तो अंजलि से पुलिस वाले पूछताछ करते हैं, तो अंजलि बताती है कि हम लोग तो बस घूमने के लिए गए हुए थे। जब हम उस रास्ते के आसपास पहुंचते हैं और वहां से हम लोग लौटने ही वाले होते हैं, उसी समय 4 लोग वहां पर आते हैं और वो हमसे लूटपाट करने की कोशिश करते हैं। जो आशीष थे वो विरोध करते हैं और इसी विरोध में मेरी और आशीष की बड़ी बेरहमी के साथ में पिटाई करते हैं, मेरे गहने छीन लेते हैं, लूट लेते हैं। उसके बाद मैं बेहोश हो जाती हूँ, आशीष भी बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर होश आए तो पता चला कि आशीष की जान जा चुकी है। इतना कहकर जो ये लड़की थी जिसका नाम अंजलि था, हज़ारों कतार रोने लग जाती है। पुलिस वाले अंजलि के बयान को दर्ज तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस वाले अंजलि के बयान को बहुत ही बारीकी से नोटिस कर रहे थे। बयानों में पुलिस को कुछ न कुछ फेरबदल ज़रूर दिखाई पड़ रहा था और पुलिस वाले समझ रहे थे कि ऐसा कुछ तो है जो अंजलि पुलिस से छुपाने की कोशिश कर रही है। लिहाजा पुलिस वाले अब ये करते हैं कि ऐसे बड़े घर में अब ऐसे ही सख्ती से ऐसे कैसे पूछताछ कर ली जाए। एक महिला है, उसके पति की डेथ हुई है, उसके पति का कत्ल हुआ है और उसी को उस जुर्म के हिसाब से उससे पूछताछ करे, तो ये भी ठीक नहीं है। लिहाजा पुलिस वाले फॉरेंसिक की टीम बुलाते हैं और बुलाने के बाद में जो घटना स्थल था, उस घटना स्थल को बहुत ही बारीकी से चेक करते हैं। तो फॉरेंसिक की टीम इस नतीजे पर पहुंचती है कि यहाँ पर जो स्ट्रगलिंग के निशान थे, जो मार पिटाई के निशान थे, वो आशीष के ज़्यादा दिखाई पड़ रहे थे और अंजलि के कुछ ऐसे निशान नहीं थे। अच्छा, दूसरी चीज़ पुलिस वालों ने ये भी नोटिस की थी कि जो अंजलि है उसके जिस्म पर कोई मेजर चोट के निशान नहीं थे, उसके बावजूद भी अंजलि बेहोश थी। दूसरी चीज़ पुलिस वालों ने ये भी नोटिस की थी कि जो अंजलि है उसके कानों में से जो बूंदे निकाले गए थे, जो उसके गले से चैन खींची गई थी, तो वहाँ पर भी कोई ऐसा मार्क्स नहीं था जो घिसट का या फिर चोट का कोई निशान आ जाए। आमतौर पर अगर कोई महिला कोई चैन कोई सेट पहनती है तो उसकी पीछे की जो डोरी होती है, जो कुंडी होती है, काफ़ी मजबूत होती है और ऐसे में अगर कोई खींचेगा तो कोई ना कोई मार्क्स तो आएगा। कानों के ये जो गिद्दियाँ बोलते हैं, हमारी साइड तो गिद्दियाँ बोलते हैं, बाकी आपकी साइड क्या बोलते हैं पता नहीं, ये भी फट जाती हैं और जो छेदने के निशान होते हैं वो फट जाते हैं, तिर जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। लिहाजा पुलिस वालों का जो शक था अब यकीन में बदल जाता है और पुलिस वालों को लगता है कि जो अंजलि है ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। इसलिए पुलिस वाले अब अंजलि को पूछताछ के लिए पुलिस थाने लेकर आते हैं और जब इस लड़की अंजलि से पूछताछ की जाती है तो शुरुआत में अंजलि इधर उधर की तमाम बातें पुलिस को बताने की कोशिश करती है। पुलिस समझ जाती है कि अंजलि पुलिस को गुमराह करने की भरपूर कोशिश कर रही है। लिहाजा पुलिस वाले अब अंजलि की मेहमान नवाजी करते हैं और अच्छे तरीके से जब सख्ती के साथ में इससे पूछताछ करते हैं। वहाँ पर कुछ लेडीज़ पुलिसकर्मी भी थे, तो ये जो अंजलि होती है ये टूटती है और टूटने के बाद में जो कहानी होती है, उस कहानी को जब ये सुनाती है तो उसे सुनने के बाद में पुलिस वाले कुछ देर अंजलि के चेहरे को देखते हैं और कहते हैं कि किस तरीके की ये बेवकूफ़ लड़की है। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 3 साल पहले से, यानी इस कहानी को यहाँ से 3 साल पहले लेकर चलते हैं। 3 साल पहले अंजलि जो थी, वो जो इलाका है श्री गंगानगर, यहीं पर ये एक शादी समारोह में गई हुई थी और वहीं पर एक शादी समारोह में एक वेटर आया हुआ था जिसका नाम था संजू। अब संजू जो वेटर था वो इस लड़की अंजलि को खाना वगैरह खिला रहा था। तो कभी ये रोटी मांगती तो रोटी टाइम पे मिल जाती, कभी सब्जी मांगती तो सब्जी टाइम पर मिल जाती, कभी मीठा मांगती तो मीठा टाइम पर मिल जाता, कभी चाट पकौड़े ऐसे मिल रहे थे इसको। तो कहीं ना कहीं जो संजू था ये इस अंजलि को पसंद करने लगता है। अच्छा, अंजलि को भी ये चीज़ें पसंद आ जाती हैं, उसको भी संजू का ये ट्रीटमेंट पसंद आता है, जिस तरीके से वो उसे ट्रीट कर रहा था।
इसलिए ये दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और वहाँ से इन दोनों की बातचीत शुरू होती है। यानी एक लड़की एक बेटर के साथ में प्रेम संबंधों में आ चुकी थी, लिहाजा वहाँ से बातचीत शुरू होती है। अब उसके बाद में ये जो लड़की थी, चूंकि अब ये संजू से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी, अब ये हुआ कि मिलना चाहिए, इसलिए ये लड़की फैसला करती है कि ये एमकॉम के बहाने कहीं दूर पढ़ने जाएगी। इसलिए ये एमकॉम का बहाना कर कर कहीं दूर पढ़ने के लिए चली जाती है, अकेले कमरा रहती है, वहीं पर रहती है। अब जो संजू था उसके रूम पर जाता, एक गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड के बीच में आज के ज़माने में जो होता है ये सारी चीज़ें ऐसे ही होती रहती हैं, लेकिन कहते हैं कि ये चीज़ें ज़्यादा दिनों तक छुप नहीं पाती हैं। और आखिरकार अंजलि के परिवार वालों को इस बात की भनक लग जाती है कि आखिरकार अंजलि उनकी पीठ के पीछे कर क्या रही है। अच्छा, इसी बीच में जो अंजलि के पिता होते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। इधर परिवार वालों को अंजलि के जो कांड थे उनके बारे में भी पता चल जाता है, इसलिए परिवार वाले अंजलि को वापस बुला लेते हैं कि तुम बाहर जाने लायक हो ही नहीं, तुम तो परिवार का नाम डुबा दोगी, इज्जत खराब कर दोगी। इसी बीच में जो आशीष होते हैं इनका रिश्ता अंजलि के लिए आ जाता है। अब अंजलि के लिए रिश्ता आता है, इतने बड़े घर का रिश्ता, पहले भी इस घर से कई रिश्ते वहाँ पर हुए हैं, परिवार इतना संपन्न है, बाकी की जो लड़कियाँ यहाँ से गई हैं सब खुशी रह रही हैं, चैन रह रही हैं। तो परिवार वाले सोचते हैं कि ये जो अंजलि है ये भी वहाँ पर शादी कर लेगी, खुश हो जाएगी, करोड़पति पति पाएगी, गाड़ी बंगला पैसा देखेगी तो अपनी पुराना जो पास्ट है, अतीत है, इसको भूल जाएगी। और इसी वजह से ये रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। शादी की डेट फिक्स होती है, अक्टूबर 30 को इन दोनों की शादी हो जाती है। अब शादी होती है, शादी होने के बाद में जो अंजलि थी ये अपने पति को अपने नज़दीक ही नहीं आने देती है, कहती है कि मुझे बाहर पढ़ने के लिए जाना है, ऐसा है वैसा है, तमाम तरीके के बहाने करती। जो आशीष था वो अंजलि से कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें पढ़ना है घर से गाड़ी उठाओ, ड्राइवर उठाओ, जाओ वापस घर आओ। लेकिन अंजलि कहती है कि नहीं, मुझे वहाँ पर रहकर पढ़ना है। तो आशीष कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अंजलि कहती है कि तुम कहीं बाहर चले जाओ। तो वो कहता है कि मैं क्यों बाहर जाऊँ, मेरे यहीं पर कुछ कामकाज है, बाकी घर में पैसे की कोई कमी नहीं है, तो मुझे ऐसा बाहर जाने की कोई लालसा है नहीं। अच्छा, अंजलि को लगता है कि ये घर पर रहेगा, इसलिए वो अपने प्रेमी से ना तो ठीक से बातचीत कर सकती है, ना उससे मुलाकात कर सकती है। इसलिए अब ये इसी लड़का जो संजू होता है इसको कॉल करती है। कॉल करने के बाद में कहती है कि उसके पति को रास्ते से हटा दो। अब संजू कहता है कैसे? तो अंजलि कहती है कि हमारा पूरा परिवार शाम को घूमने के लिए जाता है, मैं आशीष को एक साइड रात के अंधेरे में घूमने के लिए लेके आऊँगी। अब सुनसान इलाका है, गाँव का इलाका है, ना कोई CCTV कैमरा, ऐसे में तुम आकर उसके पति का कत्ल कर देना, मैं तुम्हें अपने कुछ गहने वगैरह दे दूँगी, कह दूँगी लूटपाट हो गई और मेरे पति का कत्ल हो गया। संजू को भी ये बात जम जाती है। लेकिन संजू के लिए मुश्किल ये थी कि संजू एक दुबला पतला सा लड़का था और जो आशीष था एक खाते पीते घर का एक तगड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा नौजवान था। इसलिए जो संजू था ये अपने दो दोस्तों से कांटेक्ट करता है, एक का नाम होता है राहुल और एक का नाम होता है बादल, और इनसे कहता है कि ऐसा सा मामला है, हमें एक व्यक्ति का कत्ल करना है, उसकी जो पत्नी है हमें 6-7 लाख रुपए के गहने दे देगी, उन गहनों में तुम अपना हिस्सा ले लेना, बाकी जो लड़की है वो मुझसे शादी कर लेगी। दोस्त मान जाते हैं। उसके बाद में ये लोग जाकर वहीं पर झाड़ियों में बैठ जाते हैं और जो लड़की थी अंजलि ये इशारा देती है कि मैं आऊँगी तो मैसेज कर दूँगी। ये मैसेज करती है कि हम लोग इस साइड के लिए निकल गए, जैसे ही मैं फ़ोन की स्क्रीन वगैरह जलाऊँ तुम समझ जाना कि हम लोग इस साइड हैं और आकर हमारे ऊपर हमला कर देना। ऐसा ही होता है। जैसे ही अंजलि आशीष को लेकर उस साइड जाती है, मोबाइल की स्क्रीन जलाती है। अब आशीष को क्या पता कि मोबाइल की स्क्रीन क्यों जल रही है, आशीष समझ जाता है कि रास्ता देखने के लिए जलाई जा रही है। लिहाजा इसी बीच में वो चारों लोग हमला करते हैं, आशिक की बड़ी बेरहमी के साथ में पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद में उसकी हत्या करते हैं, उसके शव को वहीं पर फेंकते हैं और अंजलि से कहते हैं कि तुम भी अपने जिस्म पर थोड़े बहुत मार्क्स लगा लो और ये गहने हमें दे दो। गहने उतार कर बाकायदा जो अंजलि थी उन लोगों को देती है, जिस्म पर थोड़े मोट झुटमुट के निशान लगाती है और उसके बाद बेहोशी का नाटक करने लगती है। बाकी आप समझ सकते हैं कि 15 से 16 घंटे तक ये लोग ये जो अंजलि थी बेहोशी का नाटक करती रहती है और परिवार वालों को और पुलिस को और हॉस्पिटल में किसी को कानो कान खबर नहीं लगती है। बहरहाल दोस्तों, यहाँ पर अंजलि के चेहरे को देखकर हर कोई यही कह रहा था कि इतना ज़्यादा संपन्न परिवार है, आखिरकार इस लड़की को और क्या चाहिए था। उसके बाद में इस लड़की के जो परिवार वाले होते हैं, जो चाचा होते हैं, बाकी सब लोग होते हैं, इस लड़की के सपोर्ट में कोई नहीं आता है। कहते हैं कि इस लड़की को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि इतना संपन्न परिवार था, इस परिवार में हमारी अच्छी रिस्पेक्ट थी, अच्छा नाम था, अच्छा रुतबा था, लेकिन इसने सब खराब कर दिया। इतने पुराने घनिष्ठ संबंध थे वो भी खराब कर दिए। राम रक्ष जी के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन हम कर क्या सकते हैं, इस लड़की को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन एक तरीके से दोस्तों मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ पर परिवार भी उतना ही दोषी है, क्योंकि परिवार इसलिए दोषी है, ज़रूरी नहीं कि किसी परिवार के कुछ लोग ऐसी चीज़ों में शामिल होते हैं, बल्कि ज़रूरी ये होता है कि अगर किसी की लड़की किसी के साथ संबंधों में है, प्रेम संबंधों में, या तो लड़की खुद उन सारी चीज़ों को भूल जाए, इग्नोर कर जाए, पास समझ के भूल जाए और दूसरी शादी के लिए तैयार हो खुद खुशी खुशी, तब तो ठीक है।
अदरवाइज़ किसी की संतान को उसकी ज़िंदगी के साथ खेलने का कोई अधिकार नहीं। बल्कि परिवार वाले सोचते हैं कि लड़की बिगड़ी हुई है, कुछ है, शादी हो जाएगी, सुधर जाएगी, अपने आप सुधारेंगे ससुराल वाले। लेकिन आज के इस दौर में ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। मैंने कल कहानी सुनाई थी आप लोगों को, एक भाई ने अपनी बहन को देख लिया था अपने प्रेमी के साथ में, उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया। तो पति तो बहुत दूर की बात है, और आजकल पतियों का इसी तरीके से कत्ल हो रहा है। तो सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है, बेटियों को अच्छी शिक्षा देने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा कुछ है तो फिर उसकी शादी में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, समय देना चाहिए ताकि वो सुधर सके। या फिर अगर लड़का आपके हिसाब का है तो आप उसी से उसकी शादी कर देंगे, बेहतर है। बाकी दोस्तों, अगर लड़की को किसी का मर्डर ही करना है तो बेहतर है कि वो अपने प्रेमी से कानून के तहत शादी कर ले। कानून इस बात की इजाज़त देता है, लेकिन कत्ल की इजाज़त कोई नहीं देता। बहरहाल, आप लोग कहानी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। कल के दिन आप लोगों के जो कुछ कमेंट्स थे, वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोगों ने कुछ कमेंट्स किए थे, इसमें सचिन चौधरी जी जो बहुत सारे हार्ट्स बनाकर हमें संबोधित करते हैं, तो मेरे भाई आपका तो मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। दिनेश कुमार जी भी हमेशा की तरह एक अच्छा कमेंट्स करते हैं, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। नसीर अहमद लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शावेज़ भाई, कैसे हैं आप? तो नसीर अहमद जी, वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? उसके बाद में सुनील त्यागी लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शाहना बुलंदशहर से। तो नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप रेणु सुनील त्यागी जी? और बुलंदशहर से हमारी कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। उसके बाद में ए चौधरी हैं लिखते हैं, जानवरों से भी बदतर हालात बना दिए हैं कुछ लोगों ने। तो ए चौधरी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने कमेंट्स किया, और आपने जो बात कही ये बिल्कुल 100% सच है। मोहम्मद जोरेस प्यारा सा कमेंट्स करके हमें संबोधित करते हैं, शुक्रिया। सोहन लाल सेतिया हैं, नमस्कार बोलते हैं, तो भैया नमस्कार जी, कैसे हैं आप? उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है खान अकील का है, लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शावेज़ भाई, आजकल रिश्तों से भी भरोसा उठ सा गया है। तो खान अकील जी, वालेकुम सलाम, क्या ही कहा जा सकता है, ज़माना बहुत ज़्यादा ख़राब है, सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। उसके बाद में मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं, लिखती हैं, नमस्कार सर जी, नाइस आउटडोर लोकेशन, गुड लुकिंग, प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से। तो बहन नमस्कार, शुक्रिया आपका कि आपने जो हमारी नई लोकेशन है उसको पसंद किया। एक्चुअल में क्या है कि हमने अभी कहने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, आप बोलेंगे इस तरीके से, क्या छोटी सी बात है। पहले हम लोग एंड्रॉयड से शूट करते थे, अब हमें कुछ लोगों ने सजेशन दिया कि आईफोन लीजिए, तो आईफोन लिया, तो सोचा कि आउटडोर शूट करें तो थोड़ा अच्छा लगेगा। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से सुनते हैं, तो राधेश्याम शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमेशा की तरह आप प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है, ये कमेंट्स है दिनेश कुमार जी का, लिखते हैं, लोकेशन बहुत अच्छी है सर, नाइस वन डियर, तो शुक्रिया मेरे भाई। उसके बाद में दिनेश कुमार लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, बहुत ख़राब टाइम चल रहा है। तो दिनेश कुमार जी भैया नमस्कार जी, ज़माना ख़राब नहीं है, इंसान ख़राब है। ज़माना तो वही चल रहा है, बस इंसान ख़राब हो गए। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है, ये है गंगुन ब्लॉग करके, लिखते हैं, आजकल तो किसी भी रिश्ते पर विश्वास करना ही मुश्किल हो गया है, इसलिए भैया सावधान रहो, सतर्क रहो, अपनी सुरक्षा खुद बनाए रखो। आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के इस दौर में इंसान भेड़िया बन चुका है, और इंसान की जान की कोई कीमत नहीं रही है। इंसान इस तरीक़ों को कुछ इस तरीके से कत्ल कर रहा है कि जैसे कोई मूली गाजर को काटता है। रिश्तों की अहमियत को भूल चुका है, सारे रिश्ते कलंकित हो चुके हैं। तो ऐसे में सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। बाकी दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और स्टोरी के साथ में कल के दिन। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।